चलिए तो बात करते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल की। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में आपने उसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ट्रायंगल के तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को आप कहते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है उसे हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप कोई भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जैसे किसी भी ट्रायंगल में आपने कोई भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो वो सामने वाली साइड को, जैसे ये है ए बी सी, तो सामने वाली साइड को जिस पॉइंट पे कट करता है, तो जो ये बी डी इज टू डी सी का रेशियो होता है, ये रेशियो ए बी इज टू ए सी के बराबर होता है। मतलब वो एंगल मेकिंग साइड्स के रेशियो में सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। ठीक है ना? एंगल मेकिंग साइड के रेशियो में सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो। ओके, मतलब ये नॉन थ्योरी है। तो अगर हम यहाँ इसके हिसाब से चलें, तो मान लो कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हमें पता है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। ठीक है ना? तो हमने जैसे ही यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो तीनों साइड हम निकाल लेंगे। तो ए के सामने की साइड को हम कह देते हैं स्मॉल ए, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी। अगर तीनों वर्टेक्स हमें पता है तो हम साइड लेंथ वाले फॉर्मूले से ए बी सी लेंथ तो निकाल ही देंगे। तो बी सी हमने ए कह दिया, ए बी हमने सी कह दिया, और ए सी हमने बी कह दिया। तो साइड लेंथ तो सारी आ गई। अच्छा, इसके बाद हमको पता है कि जो ये एंगल बाई सेक्टर वाली साइड आ रही है, ये साइड, ये सामने वाली साइड को सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये डी पॉइंट भी हम निकाल लेंगे। तो अगर हम डी पॉइंट आपसे पूछें तो डी पॉइंट कितना आ जाएगा? सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन बी प्लस सी, एंड सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन बी प्लस सी। ठीक है। इसके बाद किसी भी साइड पर, मतलब अगर ये साइड बी सी है और यहाँ ए से एंगल बाइसेक्टर डाला गया है जो कि इसको डी पे कट कर रहा है, इस पर जो इन सेंटर होगा वो इसको बी प्लस सी इस टू ए के रेशियो में डिवाइड करेगा। सही है ना? मतलब एंगल बाइसेक्टर लाइन, या ऐसे समझ लो, इन सेंटर आई डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर AD विद रेशियो B प्लस सी इस टू ए। ये सब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इन सबके प्रूव है। ठीक है ना? अभी के लिए समझ लीजिए कि यहाँ से जो ये एंगल बाइसेक्टर लाइन आपने ड्रॉ की है, ये इसको B प्लस सी इस टू ए के रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब ए आई बाई डी आई इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए। तो अभी अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और डी का कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं, और ए डी का जो रेशियो है वो बी प्लस सी इस टू ए है, तो यहाँ से जो आई पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, एंड ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गई थ्योरी। ठीक है। तो अब हमें इन सेंटर के लिए क्या करना होगा? अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, ये वर्टेक्स पता है x1 y1, ये वर्टेक्स पता है x2 y2,
ये वर्टेक्स पता है x3 y3, तो सबसे पहले हम तीनों वर्टेक्स के हेल्प से साइड निकाल लेंगे। तो ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड बी। अब इन सेंटर का जो रिजल्ट है वो कैसे दिमाग में रखना है कि भाई ए उसके सामने वाला वर्टेक्स, बी उसके सामने वाला वर्टेक्स, सी उसके सामने वाला वर्टेक्स। तो ए के साथ x1, बी के साथ x2, सी के साथ x3, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही ए के साथ y1, बी के साथ y2, सी के साथ y3, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये तरीका हो गया। समझ में आया कि नहीं भाई? ये इन सेंटर को याद रखने का तरीका हो गया। क्लियर? तो इन सेंटर अगर तीनों साइड वर्टेक्स पता है तो हम सीधे वर्टेक्स से क्या निकाल लेंगे बताइए? अगर हमें तीनों वर्टेक्स पता है तो तीनों वर्टेक्स से सबसे पहले निकालेंगे साइड लेंथ, और फिर उस साइड लेंथ की हेल्प से हम निकालेंगे इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। सबसे पहले निकालेंगे साइड लेंथ, तो फिर उस साइड लेंथ की हेल्प से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? ये बताओ, बोलिए भाई, क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? तो एंगल बाई सेक्टर, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बातें दो हैं कि एंगल बाई सेक्टर सामने वाली साइड को साइड लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, कोई भी एंगल बाई सेक्टर अगर आप लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो वो एंगल बाई सेक्टर को बी प्लस सी टू ए के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये वाला कि एंगल बाई सेक्टर सामने वाली साइड को साइड लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है एंगल बाई सेक्टर के बारे में, क्योंकि इनका यूज क्वेश्चंस में यू हो जाता है कई बार। क्लियर है एंगल बाई सेक्टर के बारे में बात? बोलिए भाई। अच्छा, कैसा भी ट्रेंगल हो उसके इंटरनल एंगल बाई सेक्टर तो इनसाइड द ट्रेंगल ही कट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल, एनी ट्रेंगल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रेंगल। मतलब कैसा भी ट्रेंगल हो, अगर हम उसका इन सेंटर निकालें तो वो हमेशा ट्रेंगल के अंदर ही लाई करेगा। इन सेंटर ऑफ एनी ट्रेंगल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रेंगल। ठीक है। अब अब अगर मैं आपसे इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधे सीधे ये हैं कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल लें मतलब उसकी सारी साइड लेंथ सेम ले लें। ए बी सी, तीनों साइड लेंथ कैसी हैं? सेम है। सही है। तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, और ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर कॉन्साइड्स। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे सेंटर जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, बट वो याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर सारे सेंटर यानी ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर, सेंट्रॉयड सब कॉन्साइड कर जाएं तो आपका ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल। तो आपका ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल। अगर आपके सारे सेंटर, सारे के सारे मतलब जितने भी सेंटर आप देख रहे हैं, सारे सेंटर क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपका ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए भाई। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलिए। चलिए, यहीं पे अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, यहीं पे हम किसकी बात करें? आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें
तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ले लो तो उसके लिए क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड लेंथ सेम होती हैं। सपोज ये दोनों साइड लेंथ सेम है, ए बी सी, ये दोनों साइड लेंथ सेम है। तो जो दोनों साइड लेंथ सेम होंगी उसको ज्वाइन करने वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा, वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा, समझ रहे हो, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसी लाइन पर सारे सेंटर लाई करेंगे। मतलब इस केस में क्या होगा कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर लाई ऑन अ लाइन। तो वो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और वो जिस लाइन पे लाई करते हैं वो लाइन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अनइक्वल एंगल। जो एंगल इक्वल नहीं है भाई, ये दोनों एंगल तो इक्वल है ना, तो ये बचा हुआ एंगल अनइक्वल है, इसका एंगल बाइसेक्टर। सर ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड तो हमेशा ही लाइन में होंगे, उसी लाइन पे इन सेंटर भी होगा, समझ गए। तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ठीक। आइसोसेलेस हो जाएगा। मतलब ये सारे सेंटर एक ही लाइन पे, भाई तीन के बारे में तो हम श्योर शॉट हैं कि ये तीन तो एक लाइन पे होते ही हैं, उसी पर ये चौथा भी आ गया, समझ में आया? तो यस। ऐसा होगा कि ये हमेशा क्या होंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और याद रखिएगा वो जो लाइन होगी वो एंगल बाइसेक्टर होगी ऑफ अनइक्वल एंगल। बस ये है, क्लियर। तो अगर सारे सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे तो इक्विलेटरल होगा, समझ गए। अगर सारे सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो इक्विलेटरल होगा। और अगर सारे सेंटर एक ही लाइन पे लाई कर जा रहे हैं तो वो आइसोसेलेस होगा। तीन तो एक लाइन पे लाई करते ही हैं, उसी लाइन पे इन सेंटर भी आ गया, उसी लाइन पे क्या आ गया, इन सेंटर भी आ गया। तो वो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? तो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी ये आपको पता चल गई, क्लियर हुआ। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो आपने ये पढ़ ही रखा है। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ ही रखा है कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, ये वाला पॉइंट इसमें क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सही है। और इसी को मिलाने वाली लाइन पर, ठीक है ना, 2:1 पर एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड। ऑब्वियसली ये तो इसी लाइन पर होगा ना कहीं। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई? तो इसी को हम क्या कह देते हैं, सेंट्रॉयड कह देते हैं, क्लियर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ध्यान रखिएगा। जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है, जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है उसी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या यहाँ तक बोली गई सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्वेश्चन देख लिया ना सबने? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बस बस बस, सारा इन्फॉर्मेशन उसी के हिसाब से निकाल देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो x/4 y/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अरे यार ऐसे क्यों, एक्सिस बनाएंगे, उसी एक्सिस के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और एक बार राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया फिर तो क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बचेगी नहीं। ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए पॉइंट हो गया 4,0, बी पॉइंट हो गया 0,3, और ये 0,0 होता ही है, सही है। तो ऑर्थो सेंटर तो देखते ही पता चल गया, बोलो भाई। तो ऑर्थो सेंटर कितना हो गया इसका, 0,0। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकालेंगे तो सरकम सेंटर आ जाएगा। तो सरकम सेंटर कितना आ जाएगा, 2,3/2। अच्छा, ये दोनों आ गए तो 2:1 वाला रेशियो लगा दो,
या सेंट्रॉइड के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 लगा दो, तो सेंट्रॉइड कितना आ गया बताओ, बोलो भाई। फोर x1 बाई प्लस थ्री कॉमा वन। x1 प्लस x2 प्लस x3y3, तो 4/3 कॉमा 3/3, तो सेंट्रॉइड आ गया। ठीक है। अच्छा, ये अगर सरकम सेंटर है तो ये और ये लेंथ सेम होगी, तो इसी को हम सरकम रेडियस कहेंगे। अरे हाँ या ना बताओ। तो जो सरकम रेडियस होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगी कि नहीं। और ए बी लेंथ कितनी है 5, तो पूरी लेंथ कितनी आ गई 5/2। क्या ये सरकम रेडियस समझ में आया सबको कि नहीं। अरे हाँ या ना बताओ भाई, सरकम रेडियस समझ में आया। यहाँ पे चाहो तो ये लिख भी सकते हो कि अगर ये ए बी और सी ट्रेंगल है तो यहाँ पे जो सरकम रेडियस होती है वो क्या होती है, ए सी का हाफ होती है। सरकम रेडियस क्या हो जाती है, AC/2। ए सी हाइपोटेनस हो गया, उसी का बाई 2 कर देंगे तो सरकम रेडियस निकल आएगी। तो यहाँ से ये लेंथ कितनी आ रही है 5, उसी का हाफ कर दीजिए तो सरकम रेडियस कितनी आ गई 5/2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, नहीं बोलिए भाई। अच्छा, अब ये लेंथ हो गई यस सर। 4, ये लेंथ हो गई 3, ये लेंथ हो गई 5, तो इन सेंटर कितना हो गया, बोलिए भाई। इन सेंटर कितना हो गया, a(x1), a(x1), b(y1) और c(z1)। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ a(x1) प्लस b(y1) प्लस c(z1) बाई a प्लस b प्लस c। सही है ना। फिर a(y1) प्लस b(y2) प्लस c(y3) अपॉन a प्लस b प्लस c। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। तो यहाँ से इन सेंटर आई कितना आ गया बताओ, 12/13 क्या, नहीं 12/12, 12 वन 1। यानी कि कॉमा 1,1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई, 1,1, कोई कंफ्यूजन, बोलिए। अच्छा, अब बात आती है इन रेडियस की। तो जो इन रेडियस आप निकालेंगे भाई, इन सेंटर तो यहाँ कहीं 1,1 आ जाएगा, एंगल बाई सेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ एक राइट एंगल ट्रेंगल हमने कंसिडर किया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इन सेंटर लिया आई, तो ये 1,1 आ गया सपोज इस लाइन पे कहीं एंगल बाई सेक्टर से। तो यानी कि उसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि इन सेंटर क्या होता है, एक ऐसे सर्किल का सेंटर होता है जो तीनों साइड को टच करता है, यानी इन सर्किल का। तो ऑब्वियसली अगर इसका पॉइंट 1,1 है तो ये वाली लेंथ एक्स एक्सिस है ना, तो ये भी 1 होगी, और ये वाली लेंथ वाई एक्सिस है तो ये भी 1 होगी, तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी 1। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलिए। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, ये बात तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाइज हम लोगों ने शायद नहीं लिखी ना, तो चलो ये चीज़ तो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी ना हम लोगों को। ये चीज़ यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल मतलब अ सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्कल खींचा गया, उस सर्किल का जो सेंटर आएगा, मतलब इसकी तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल वो खींचा गया, क्या तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल खींचा गया जो इसकी तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। समझ रहे हो। उसी उसी सर्किल का जो सेंटर होता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं, और उससे तीनों साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ को ही हम क्या नाम देते हैं, इन रेडियस। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट हो गया जो ट्रायंगल की तीनों साइड से
इसका मतलब इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट हो गया जो ट्रायंगल की तीनों साइड से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है। समझ में आया? यानी इन सेंटर इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल which having equidistance from sides of triangle। समझ में आ गया? तो इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी इक्वी डिस्टेंस होती है कहाँ से, फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पर जो अगर पॉइंट आपसे पूछा गया है, तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन सेंटर। मेरी बात समझ में आई? इन सेंटर के बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई सबको कि नहीं, बोलो। तो इन सेंटर ट्रायंगल का सेंटर होता है, इन सर्किल का सेंटर होता है, और एक ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। ओके भाई, समझ गए कि नहीं? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 1 में तो इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 प्रोसीड। तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, ये तो पढ़ा है ना। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन पे होते हैं। और किस रेशियो में होते हैं, 2:1 के रेशियो में। ऑर्थो सेंटर आपको 1,2 दिया हुआ है, सरकम सेंटर 0,0 दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया, सीधा 1/3, 2/3 आ जाएगा कि नहीं, बोलो भाई। नहीं यस सर। समझे? अगर आप रेशियो से भी चलोगे तो इसको x, y मान लो, मान सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब x/3 या x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। तो यही x, y आ गया। समझ गए कि नहीं भाई? गुड। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 गया ना। अगर आप सेंट्रॉयड की बात करें किसी भी ट्रायंगल का, तो वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स बाय 3 कर देंगे। बस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा/3, यही तो आएगा सेंट्रॉयड। और अगर ये इसके रूट हैं तो सिग्मा अल्फा कितना हो जाएगा, 3p। सिग्मा अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 3q। और सिग्मा अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, 1। क्या कहते हो भाई, बोलिए। अब हमें चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बाई अल्फा बीटा गामा। अब तो सारी वैल्यू हमारे पास आई ना। ये कितना आ जाएगा, 3q। तो आंसर में ये क्या आ गया, ये आ गया 3p/3, ये आ गया 3q/3। तो आंसर कितना आ गया बताओ, p, q। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। अरे हाँ या ना? यस सर। दो वर्टेक्स नोन है, एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं। और इस ट्रायंगल का हमको क्या पता है बताओ, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये हमको पता है 0, 0 है। तो हमको ये वाला वर्टेक्स x, y निकालना है। तो अगर हम x और y में दो इक्वेशन बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है, दो इक्वेशन कैसे बनाओगे, बोलो भाई। नहीं समझ में आया? अगर हम इस पॉइंट को h कह दें तो एक इक्वेशन कैसे बनेगी कि भाई AH जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है किसके, BH के। नहीं, एक्स और वाई में कितनी इक्वेशन आ जाएंगी, दो। दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल देंगे। क्या ये प्रोसेस समझ पाए, नहीं समझ पाए बताओ? क्या ये प्रोसेस सबको समझ में आया, नहीं आया, ये बताइए आप। बोलिए भाई, क्या ये प्रोसेस समझ पाए सब लोग, नहीं समझ पाए? जल्दी दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व करके बताइए। अब तो कर लेंगे।
लाइंस परपेंडिकुलर है मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना। तो AH y/x हो गया और BC 3 + 1 4 और -2 -5 -7 इसका प्रोडक्ट हो गया -1। फिर AC 3 - y/-2 - x और BH -1/5 ये प्रोडक्ट हो गया -1। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी क्या कि y/x = 7/4 यही आ रही ना देखो। और यहाँ से इक्वेशन आ रही है कि y - 3 = 5x + 2। तो यहाँ से y की वैल्यू रख दो 7x/4 - 3 = 5x + 10। 7x/4 - 5x is 13। तो -13x/4 is 13। x की वैल्यू क्या -4 आ रही है, चेक करो। और अगर x -4 है तो y की वैल्यू क्या -7 आ रही है। तो इसका मतलब जो थर्ड वर्टेक्स आ रहा है वो -4, -7 आ रहा है। देखिए सॉल्व किया आप लोगों ने, क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली तुरंत एक ट्रायंगल बना के तीनों साइड लेंथ निकाल लोगे। तो a हो गया 4, -2, b हो गया -2, 4 और c हो गया 5, 5। चलिए तो साइड लेंथ बताइए ए बी कितना आ रहा है 36 और -2 -4 36। तो 2√36 मतलब 6√2 आ रहा है। BC साइड लेंथ कितना आ रहा है 49। AC साइड कितना हुआ 1, वो भी 5√2 ही हो गया। तो इसका मतलब AB 6√2 हो गया, AC 5√2 हो गया, BC भी 5√2 हो गया। समझ गए कि नहीं भाई, दिखा। तो सारी साइड लेंथ आपने निकाल ली। अब आपको सिर्फ इन सेंटर का फॉर्मूला ही लगाना है। बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो इन सेंटर कितना हो जाएगा 4 × 5√2 -2 × 5√2 और +5 × 6√2 होल डिवाइडेड बाई 16√2। ऐसे ही आएगा -2 × 5√2 -2 × 5√2 +4 × 5√2 और +5 × 6√2 डिवाइडेड बाई 16√2। इसी को सॉल्व कर दीजिए, इन सेंटर आ जाएगा। कितना आ रहा है इन सेंटर 20 और 10। तो 10 बचा 40। 5/2, 5/2 5/2 यस सर सेम ही तो। 5/2 5/2 आ रहा है। चेक करो जरा सब लोग, यही आंसर आ रहा है। तो बस आप साइड लेंथ निकाल के सीधा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया ना, मैंने क्या कर दिया भाई। आपने ये तो पढ़ा है ना कि 3² + 4² -4² माइनस मतलब x1² y1² x2² y2² x3² y3² अगर कांस्टेंट हो तो और सरकम सेंटर ओरिजिन होता है, तो उस केस में ऑर्थो सेंटर क्या हो जाता है x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3। बस वही कॉन्सेप्ट लगा दिया। समझ गए कि नहीं। अच्छा अब ये आइए, आपको ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल का बताना है, जबकि तीनों लाइनें जो है वो आपको दे रखी हैं। अब जैसे ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुरंत एक चीज ऑब्जर्व करो, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ये और ये, बताओ भाई। और तीसरी लाइन उसको कट कर रही होगी। तो एक तरीका तो दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि सारे वर्टेक्स सॉल्व करके निकाल लें, हाँ या ना। बट अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तब तो यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो गया ना हमारे लिए। क्या बोलते हो।
तो बस दो लाइनें सॉल्व कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू -3, इन्हीं को सॉल्व कर दो। x आ गया -1 और y आ गया 2, देख लो आराम से। तो यानी कि ऑर्थो सेंटर कितना आ गया, -1,2। अरे बताओ भाई, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इसी में आप तीनों वर्टेक्स निकालो, फिर ऑर्थो सेंटर के लिए दिमाग लगाओ कि तीनों वर्टेक्स, तो वो सब टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए ऑब्जर्वेशन लेना होता है। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन लिया कि कोई भी दो साइड परपेंडिकुलर है, तो वो दो साइड जहां पे कट कर रही होंगी वही पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, खत्म। तो एक मेथड तो सीधा था भाई कि सरकम सेंटर अगर ओरिजिन में है तो x1 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1, x2 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 2, x3 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 3, इस 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, इसका मतलब x1 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1, x2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 2 और x3 स्क्वायर सेक स्क्वायर कितना थीटा 3, ये तीनों सेम होंगे, नहीं ना। और अगर सरकम सेंटर ओरिजिन था तो y बार और x बार जो है वो वर्टेक्स का सम आ जाएगा। तो y बार बाई x बार क्या आ जाएगा भाई, x1 tan थीटा 1, x2 tan थीटा 2, x3 tan थीटा 3 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा, अब हमें x1 x2 x3 नहीं चाहिए। मान लेते हैं अगर ये वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है, सही है, तो x1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, के कॉस थीटा। y1 को क्या लिख सकते हो, सॉरी x2 को क्या लिख सकते हो, के कॉस थीटा 2, और x3 को क्या लिख सकते हो, के कॉस थीटा 3। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, रिप्लेस कर दो। जैसे ही रिप्लेस करोगे के कॉस थीटा 1, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, के नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3, और के कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा। क्या ये अप्रोच सबको समझ में आई, बताइए। ये ट्राई करना चाहिए था मेथड कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर जीरो कर लेंगे, क्योंकि सरकम सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है। तो वहां से हम इसको के स्क्वायर मान के x1 x2 x3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल लेंगे। इसके बाद x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन की। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन की। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये थोड़ा सा मतलब कई के बार कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे इसमें हम क्या बात करेंगे कि एक लाइन है जो कि x1 y1 से पास कर रही, ठीक है। उस लाइन पे r यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है x कॉमा y, और इस लाइन का स्लोप m है, जिसे हम tan थीटा का नाम दे देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये x एक्सिस के साथ x एक्सिस है, उससे ही एंगल बना रहा है थीटा, तो लाइन का स्लोप थीटा हो गया। तो अगर आप लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो आप यही तो लिखते हैं ना, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू tan थीटा। बोलो भाई, हाँ या ना, यही तो एनालिसिस आपका होता है, हाँ बोलिए। तो अगर हम इसी एनालिसिस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते, ये पॉइंट था x1 y1, ये पॉइंट xy हमने मान लिया था सेम लाइन पे, और ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी जो कि इसके स्लोप से रिलेटेड था। तो ये अगर x1 y1 हो गया तो ये लेंथ क्या हो गई, x1, ये हो गई y1। इस पॉइंट को अगर हम x और y कह दें तो ये लेंथ हो गई x, ये हो गई y। तो ऑब्वियसली इस ट्रायंगल के हिसाब से ये वाली लेंथ कितनी बची,
एक्स माइनस एक्स वन, और ये वाली लेंथ कितनी बची, वाई y माइनस माइनस वाई, और ये एंगल थीटा आ गया। तो यहाँ से अगर आप साइन, अच्छा ये लेंथ तो आर यूनिट डिस्टेंस की वजह से आर बोल ही रखी है हमने, तो अगर आप साइन थीटा पूछेंगे मुझसे तो वाई माइनस वाई वन बाई आर होगा, और अगर आप कॉस थीटा पूछेंगे मुझसे तो एक्स माइनस एक्स वन बाई आर होगा। तो इसका मतलब हम पैरामीट्रिक के फॉर्म में अगर पूरा रिजल्ट लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। देख लो आराम से, इसमें थीटा कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं भाई, अगर लाइन फिक्स है तो थीटा कैसा है, कांस्टेंट, और आर कैसा है, वेरिएबल, क्योंकि आर यूनिट डिस्टेंस ही तो वेरी करेगी ना। क्या ये बात समझ में आ गई, तो ये होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आया? अब इस लाइन का सबसे बड़ा यूज ये होता है कि अगर हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which having r unit distance from the point x1 y1 lie on line with slope m tan theta is क्या होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये x और y निकाल लेंगे तो r cos थीटा x1, r sin थीटा y1। अच्छा, अब कोई ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लाई करे, मतलब अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो उससे r यूनिट डिस्टेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक पॉइंट r यूनिट डिस्टेंस में यहाँ हो सकता है। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों लिखा, समझ में आ गया सबको कि नहीं, बोलिए भाई। r यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 लाई ऑन अ सेम लाइन विद स्लोप m, यहाँ पे m क्या दिया होगा, टेन थीटा, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये बात हो गई, क्लियर है कि नहीं है भाई, हाँ या ना। तो अब ऐसे होता है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट, मतलब सिचुएशनली के क्या क्या होगा, जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको x1 y1 दिया है और आपने दो पॉइंट सेम साइड ले लिए, तो आप अगर ये डिस्टेंस r1 लोगे तो ये डिस्टेंस r2 होगा, दोनों प्लस में होंगे, समझ रहे हो। बट अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 यहाँ लाई कर रहा है और एक पॉइंट आपको यहाँ एज्यूम करना है, एक पॉइंट आपको यहाँ एज्यूम करना है, ये पॉइंट r1 आपने प्लस में ले लिया, तो ये पॉइंट आप r2 तुरंत किस में लोगे, माइनस में। तो अगर आप सेम साइड पॉइंट एज्यूम कर रहे हो तो उनकी डिस्टेंस प्लस में लोगे, और अगर आप अपोजिट साइड ले रहे हो तो फिर आप हमेशा क्या करोगे, दोनों को अपोजिट साइन का ले लोगे। मतलब अगर एक पॉइंट है, उसके लेफ्ट और राइट दो पॉइंट आपको एज्यूम करने हैं r1 और r2 डिस्टेंस में, तो अगर एक का r1 आप प्लस लोगे तो दूसरे का r2 तुरंत क्या कर दोगे, माइनस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। और अगर सेम साइड पे दोनों पॉइंट आपको एज्यूम करने r1 और r2 डिस्टेंस पे, तो दोनों का ही आप r क्या लेके चलोगे, प्लस में। ये एजम्पशन, मतलब क्वेश्चन में जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उनको एज्यूम करने में ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी पैरामीट्रिक का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पर भी आपको आर यूनिट डिस्टेंस पर किसी भी लाइन की इक्वेशन में कमेंट करना हो, आर यूनिट डिस्टेंस पे कोई भी लाइन आपको कमेंट में करनी हो, तो आप हमेशा पैरामीट्रिक के बारे में ही सोचेंगे। जहाँ भी हमें क्या करना हो, आर यूनिट डिस्टेंस पे किसी भी लाइन की बात करनी हो, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे आर यूनिट डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट का डिस्कशन करना हो, तो हम हमेशा अपना एनालिसिस किस पर लेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पे। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट से आर यूनिट डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिस्कस करते हैं, ठीक। जब हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन करते हैं तो उसमें आर वेरी करता है, क्योंकि लाइन का स्लोप तो फिक्स हो जाता है ना, तो थीटा को फिक्स करते हुए आर वेरी कराते हैं, थीटा को फिक्स करते हुए हम किसको वेरी कराते हैं, आर को।
तो हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन मिलता है। पॉइंट से पास कर रही है 1,2 से और एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो लाइन का स्लोप हमें मिल गया tan 60 मतलब √3। चलो जहाँ जो कर लेंगे। अब जो ये लाइन है वो x + y = 6 को किसी पॉइंट P पे कट कर रही है, तो आपको यही AP डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझे? एक तरीका तो कहता है कि भाई ये स्लोप है, ये पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन निकालो, इसके साथ सॉल्व करो, P पॉइंट निकालो, AP डिस्टेंस निकालो। बट दूसरा अगर हम पैरामीट्रिक यूज़ करें इसमें, अगर हम पैरामीट्रिक यूज़ करें और कह दें ये डिस्टेंस r है, तो इससे r यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 + r cos 60 एंड 1 + r sin 60। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। हाँ या तो स्लोप से हम थीटा का एनालिसिस कर लेंगे ना, ये तो समझ में आ रहा है ना सबको। तो स्लोप होता है m, उसी से थीटा का एनालिसिस होता है ना भाई। लाइन अगर एक्स के साथ एंटी क्लॉक सेंस में थीटा एंगल बना रही है, तो वही तो लाइन का स्लोप हुआ। लाइन का स्लोप अगर हमें पता है तो थीटा के बारे में हमारे पास एनालिसिस है, बस उसी को हम रिलेट कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? अब ये पॉइंट ऑन द लाइन लाई करेगा, इस पॉइंट को लाइन पे लाई करा दो, तो इसका मतलब 1 + r/2 एंड 1 + r√3/2 = 6 हो गया। दिख रहा है कि नहीं सबको? बोलो। तो वो 2 + r नहीं होगा दूसरा? सॉरी, हाँ सॉरी, ये 2 + r होगा। 2 + r तो 3, तो यहाँ से 3 माइनस हो गया, तो r 1 + √3/2 = 3 आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई 6। 1 माइनस सॉरी 6/√3 + 1, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/√3 - 1/2 आ गया सर। देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो क्या आंसर 3√3 - 1 आ रहा है? चेक करो जरा। y = x + 1, इसका स्लोप है 1, तो इसी का स्लोप ये भी हो गया। तो इसका मतलब m = tan थीटा = 1। तो यहाँ से sin थीटा और cos थीटा मिल गया हमें 1/√2 एंड 1/√2। जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे। अब इस पर 8.2,4 लिया गया और 3√2 ट्रांसलेट किया गया है, और कंडीशन में बस ये कहा गया है कि ऑर्डिनेट डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब r को कैसा ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। बोलो भाई। तो 2 - 3√2 cos थीटा एंड 4 - तो यहाँ से आ जाएगा -1,1। चेक करो क्या सही लिख रहा हूँ मैं? गलत लिख दिया। /√2 नहीं, ठीक है, आंसर यही आ रहा है ना भाई, -1,1। बोलो भाई, थोड़ा दिमाग चलाओ भाई तुम लोग। देखो क्या गलती की वो समझाता हूँ पहले। तुम लोगों ने क्या किया, एक्समटीज लिया, तो इसके जो एक्समटीज आएंगे वो ये आएंगे। तो अगर एक्समटीज की मैं बात करूँ तो x/5 + y/7 = 1, तो ये पॉइंट 5,0 आ जाएगा और ये पॉइंट 0,7 आ जाएगा। इन्होंने क्या किया कि ऐसे करके एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट कर दी और कहा ये स्क्वायर है। कैसे है भाई साहब ये स्क्वायर? ये और A5 ये, है। हाँ, तो ये और ये दोनों लेंथ सेम है क्या? तो ये नहीं, स्क्वायर कैसे? तो ये तो बात ही आपकी गलत हो गई। तो सोच गलत है एकदम। अब आओ, अगर ये एक डायगोनल है स्क्वायर का, तो ऑब्वियसली दूसरा डायगोनल जो होगा वो उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ या ना ये बताओ। और लेंथ वाइज सेम होगा। क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालना चाहें P, तो P पॉइंट हम क्या निकालेंगे? बोलो। 5/2, 7/2। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ। और अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहें AC, तो क्या आएगी बताओ? बोलो। √, कितना आ गया डिस्टेंस बताओ? √84 आ रहा है क्या? चेक करो जरा सब लोग। और अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहूँ तो वो कितना आ जाएगा? हाँ भाई, 74 आएगा शायद।
√74 आएगा। ठीक, अगर मैं इस लाइन का स्लोप एपी है ना सर, एपी एपी है कि एसी है? अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं AC लाइन का, तो स्लोप कितना आ जाएगा? -7/5। इसी को मैं कहूँगा tan थीटा, और आपको मैंने बताया था ना, अगर tan थीटा निगेटिव होता है तो sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट cos थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। याद आ रहा है कि नहीं ये सब पूरा केस जो मैंने समझाया है? अब यहाँ तक हम पहुँच गए। एक सेकंड यार, लेकिन ये तो स्लोप AC निकाला ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं अभी। यहाँ AC का स्लोप आया। अब बताओ, अगर मैं स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करूं अलग से निकाल के बाहर, ठीक है, तो AC ABCD इसी के परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों, हाँ है ना, और आधी डिस्टेंस पे होंगे। ये पॉइंट P आप निकाल चुके हो, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लें, तो एक R यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ ले लें, एक R यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट यहाँ ले लें, तो हम B और D दोनों पॉइंट निकाल लेंगे कि नहीं? अरे हाँ है ना, तो तुरंत स्लोप ऑफ BD क्या होगा? 5/7 होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना बताओ भाई। तो इसके हिसाब से तुरंत हम इसको करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 5/7। यहाँ से हम तुरंत निकालेंगे sin थीटा, तो वो आ जाएगा 5/√74। यहाँ से निकालेंगे cos थीटा, तो 7/√74 आ जाएगा। और P पॉइंट आपको दिया ही हुआ है, तो अब हम फॉर B एंड D क्या करेंगे? तुरंत R यूनिट डिस्टेंस, R मतलब AC का हाफ, क्योंकि डायगोनल तो सेम लेंथ के होते हैं, तो तुरंत हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे बताइए? 5/2 प्लस माइनस √74/2 इंटू cos थीटा, 7/√74, एंड 7/2 प्लस माइनस √74/2 इंटू 5/√74 मतलब sin थीटा। क्या ये कहानी समझ में आई सबको? नहीं आई? बोलो भाई। तो अगर हम एक पॉइंट प्लस में ले लें, तो D पॉइंट प्लस में ले लो, तो 5/2 प्लस 7/2 कॉमा 7/2 प्लस 5/2। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ भाई। और जो B पॉइंट है वो माइनस में ले लो, तो 5/2 माइनस 7/2 कॉमा 7/2 माइनस 5/2। अरे हाँ या ना जवाब दो सब लोग। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 6,6। और ये वाला पॉइंट कितना आ गया? बोलो, -1,1। एम आई करेक्ट और नॉट बताओ। क्या ये पूरी कहानी समझ पाए? क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए? बताओ भाई। नहीं समझ पा रहे? भाई सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर में हमें दो एंड पता है, तो जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर हो गए, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम। इस लाइन का स्लोप हमें पता है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बचा? इस लाइन का स्लोप हमें पता है, इस लाइन में ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट से R यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऊपर लेना है, R यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट नीचे लेना है। तो बाकी बचे हुए दोनों वर्टेक्स हमने निकाल लिए। बोलो भाई, क्या ये पूरी कहानी क्लियर हुई सबको? नहीं हुई? बोलिए भाई, कहाँ से नहीं समझ में आया ये बताओ। कौन सी चीज कहाँ से नहीं समझ में आ रही ये बताइए भाई। हाँ बोलिए, समझ गए कि नहीं भाई पूरा केस? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो बाकी दोनों वर्टेक्स क्या होंगे? 6,6 और -1,1। हाँ या ना? नहीं समझ पाए? बोलिए भाई, समझ पाए कि नहीं? सिंपल सी बात थी कि एक रेक्टेंगल दिया था, ठीक है, अगर आप सोचते, उसके अदर टू वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए, तो सपोज ये 1,3 है, ये 5,1 है, तो इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट तो करेंगे ही। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अदर टू वर्टेक्स हैं वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इस डायगोनल की इक्वेशन आपको दे रखी है, और ये इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस सी, तो इस पर मिड पॉइंट तो लाई करेगा ना, तो ये तुरंत P पॉइंट आप निकाल लोगे, तो P पॉइंट मिड पॉइंट होगा, कितना होगा वो P पॉइंट बताओ? 3,2। 3,2। तो 3,2 कहाँ लाई करेगा?
y बराबर 2x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस सी पे लाई करा दो, तो 4 इक्वल टू 6 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या -2 आ रही है, चेक करो। 3, 2 है सर, 2 इज इक्वल टू 6 प्लस सी होगा। 2 इक्वल टू 6 -4 आ रही है। यस सर। तो सी की वैल्यू आ गई -4। अब बताओ आगे क्या करोगे। पी पॉइंट आप निकाल चुके हो 3, 2, इससे आर यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ लेना है और आर यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ लेना है। क्या रेक्टेंगल के डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं? बिल्कुल। क्या वो बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब इस डायगोनल की लेंथ भी जो होगी वो वही होगी जो इस डायगोनल की लेंथ होगी, हाँ या ना? बताओ भाई। तो तुरंत हम AC लेंथ निकाल लेंगे। AC लेंथ कितनी आ जाएगी? 5 - 1 और 1 - 2, तो क्या ये 2√5 आ रहा है? देखो, अरे बताओ भाई। तो इसका मतलब जो PD और PB लेंथ आएगा वो √5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इस लाइन का स्लोप हमें दे ही रखा है, तो tan थीटा हमें कितना दे रखा है? 2। यहाँ से तुरंत हम sin थीटा और cos थीटा बोल देंगे। sin थीटा हो जाएगा 2/√5 और cos थीटा हो जाएगा 1/√5। अब क्वेश्चन खत्म। तो तुरंत फॉर B एंड D आप क्या करोगे? पॉइंट R यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट ले लोगे। तो 3 + R cos थीटा प्लस माइनस एंड 2 ± R sin थीटा। एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन। तो B पॉइंट कितना आ गया? 3 + 1 2 + 2 और D पॉइंट कितना आ गया? 3 - 1 एंड 2 - 2। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 4 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 2, 0। देखो क्या सही लिखा है मैंने? B और D दोनों पॉइंट निकाल लिए। तरीका इसमें भी समझ में आया कि नहीं? क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, बोलो भाई। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल सेम थे, इसका स्लोप आपको दिया ही हुआ था, हाँ या ना? ये पॉइंट आपने मिड निकाल ही लिया, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, बोलो भाई। तो बस उतनी यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ निकाल दिया, एक पॉइंट यहाँ निकाल दिया। अब ये चूंकि आपने इतना कैलकुलेशन किया है, अगर आप यही क्वेश्चन स्मार्टली सॉल्व करेंगे तो अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो तो चीज़ें एक बार सॉल्व करने के लिए इतनी बताई हैं मैंने। आप तुरंत क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट निकाला करेंगे, इस लाइन का स्लोप आपको पता ही है, हाँ या ना? तो बस आर यूनिट, ये आर निकाल लेंगे, आर यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, दोनों वर्टेक्स निकाल आएंगे। तो ये समझ में आया वर्टेक्स निकालने का काम कैसे कर रहे हो, बोलो। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि P से एक लाइन पास कर रही है भाई, P पॉइंट ये रहा 2, -3 और ये एक लाइन को A पर कट कर रहा है, हाँ या ना? और दूसरी लाइन को B पे कट कर रहा है। पहली को A पे कट कर रहा है और दूसरी लाइन को B पे कट कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ये वाली लाइन हो गई x - 2y + 7 = 0, ये वाली लाइन हो गई x + 3y - 3 = 0 और ये हो गया P पॉइंट। और एक्सटर्नली P पॉइंट दिया हुआ है जिसमें AP/BP का जो रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है। AP/BP का जो रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है, ऐसा है सिचुएशन। तो यानी कि जो P पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट सेम साइड में है, मतलब A और B दोनों P के सेम साइड में है, तो दोनों से जो डिस्टेंस लेनी है वो तो हमें पॉजिटिव ही लेनी है ना। क्या है, मेरी बात समझे? अच्छा, अब अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें, यानी कि हम ये tan थीटा वैल्यू निकाल लें, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, बोलो। अच्छा, यहाँ से क्या है कि ये पॉइंट सेम साइड में है, हाँ है ना? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है P से R यूनिट डिस्टेंस पे, तो अगर हम इसको 2R कह दें B पॉइंट के लिए, तो इसको 3R कहना पड़ेगा A के लिए, तभी तो रेशियो 2:3 का मेंटेन होगा कि नहीं? तो अगर हम इस लाइन का स्लोप tan थीटा मान चुके हैं, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? अगर ये 2, -3 दिया हुआ है तो 2 + 2R cos थीटा और -3 + 2R sin थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। ऐसे हम A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 3R डिस्टेंस पे, तो 2 + 3R cos थीटा
एंड -3 + 3r sin थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? अब ये जो दोनों पॉइंट है, बी पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है? बी पॉइंट लाई कर रहा है x + 3y - 3 = 0। और ए पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है? ए पॉइंट लाई कर रहा है x - 2y + 7 = 0। तो दोनों को लाई करा दो। बी लाई ऑन x + 3y - 3 = 0। लाई कराओ जरा बी को। तो 2 + 2r cos थीटा -9 + 6r sin थीटा -3 = 0। यहाँ से अगर हम r कॉमन करें तो 2 cos थीटा + 6 sin थीटा = 10 आ रहा है। देखना जरा आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/cos थीटा + 3 sin थीटा। देखो क्या रिलेशन समझ में आया कि नहीं सबको? ऐसे ही जो ए पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है x - 2y + 7 = 0 पे। देखो जरा ध्यान से। तो इस पे लाई करा दो ए पॉइंट को। तो क्या आ जाएगा? 2 + 3r cos थीटा -6 -6r ए ना 6r sin थीटा + 7 = 0। यहाँ से अगर हम r कॉमन करें, 3r कॉमन करो, तो cos थीटा -2 sin थीटा, ये वैल्यू कितनी आ रही है? -15। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा? 5/2 sin थीटा - cos थीटा। अब ये दोनों r सेम होंगे कि नहीं? बोलो भाई। अगर ये दोनों r सेम होंगे तो 5/cos थीटा + 3 sin थीटा जो है वो 5/2 sin थीटा - cos थीटा होगा कि नहीं? बोलिए भाई। 5 से 5 हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ गया? 2 sin थीटा - cos थीटा = cos थीटा + 3 sin थीटा। अब हमें तो tan थीटा चाहिए, तो सारे cos एक तरफ ले आओ, सारे sin एक तरफ ले आओ। तो इसका मतलब 2 cos थीटा = -sin थीटा आ गया। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलिए। क्या -2 आ रही है tan थीटा की वैल्यू? बोलो भाई। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा पूरा आराम से। बोलो भाई tan थीटा कितना आ रहा है? -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? किस पॉइंट से पास कर रही थी? -2 कॉमा तो सॉरी 2 -3 से। तो y + 3 x - 2 = -2। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या ये प्रोसेस समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पा रहे?